पिछले लेक्चर में हमने पेयर प्रोडक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें एक गामा रे फोटॉन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनाता है, इसलिए इसको हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। तो क्या ये पेयर इनहिलेट भी हो सकता है, यानी इसका यानी ये पेयर ख़त्म भी हो सकता है, यानी इसका उल्टा प्रोसेस भी पॉसिबल है? तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इस नेचर में सिमेट्री है। तो अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो वो ख़त्म होंगे, यानी इनहिलेट होंगे, और उससे आपके पास दो गामा रेज फोटॉन्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेयर प्रोडक्शन का उलट यानी पेयर इनहिलेशन पॉसिबल है। पेयर प्रोडक्शन में फोटॉन से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर बनता है, और पेयर इनहिलेशन में पेयर इनहिलेट होता है, ख़त्म होता है, और उससे आपके पास गामा रेज फोटॉन्स बनते हैं। यानी पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, और पेयर इनहिलेशन में मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और ये आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है इज इक्वल टू mc² कि एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, उसकी कंफर्मेशन है। तो आज हम पेयर इनहिलेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेयर इनहिलेशन जो है वो मैंने बताया कि ये पेयर प्रोडक्शन का इनवर्स प्रोसेस है, यानी उलट है। इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट चार्जेस की वजह से, और जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं यानी मिलते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो फिर ये ख़त्म हो जाते हैं, और इससे आपके पास दो गामा रेज फोटॉन्स बनते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पॉजिट्रॉन है। ये जब ये इन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के करीब आएंगे। जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, और इनके मासेस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी उससे दो गामा रेज फोटॉन जो है वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे पेयर इनहिलेट हो गया और वो जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको पेयर इनहिलेशन कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को क्यों ख़त्म करता है, यानी इनिलेट क्यों करता है? क्योंकि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स है। तो इसलिए पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स है, ये इसलिए एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, इनिलेट कर देते हैं, और उससे आपके पास उनके मासेस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी गामा रेज फोटॉन्स बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc²। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में ये एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन शो किया हुआ है, जो कि जिनके ऊपर अपोजिट चार्जेस है, तो इसके ऊपर कूलम फोर्स लगेगा। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के करीब आएंगे। जब करीब आएंगे तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो इंक्रीज होता जाएगा। जब फोर्स इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। एक्सेलरेशन इंक्रीज का मतलब यह है कि इनका स्पीड तेजी के साथ इंक्रीज होगा। जब ये बहुत करीब आ जाएंगे तो इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, और ये इनका स्पीड बहुत तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो बहुत हाई स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ टकराएंगे, यानी बहुत जोर के साथ एक दूसरे के साथ टकराएंगे, इसलिए बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे, यानी ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इससे आपके पास दो गामा रेज फोटॉन्स बन जाएंगे। जिस तरह गाड़ियाँ आपस में टकराती है तो वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, ज़्यादा जोर से टकराती है तो वो ज़्यादा टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, और जब बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ टकराती है तो वो गाड़ियाँ और ज़्यादा टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो कि बहुत हाई स्पीड के साथ टकराते हैं, तो इसलिए वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, यानी वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और ब्लास्ट होता है। अब इस पेयर रिलेशन में एनर्जी तो कंजर्व होना चाहिए। पेयर रिलेशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं, तो उनकी एनर्जी जो है रेस्ट मास एनर्जी जो है वो 2mc² के बराबर है। यानी mc² एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है, तो दोनों को मास सेम है तो दोनों की रेस्ट मास एनर्जी mc² होगी। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन है, यानी दो है, तो उनकी रेस्ट मास एनर्जी जो है वो 2mc² के बराबर होगी। और प्लस ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जीज का सम है। तो इनिशियल आपके पास काइनेटिक जो एनर्जी होगी वो आपके पास इन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के रेस्ट मास एनर्जीज के सम प्लस उनके काइनेटिक एनर्जीज के सम के बराबर होगी। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे और टकराएंगे तो इनसे दो फोटॉन्स बनेंगे, तो फाइनल एनर्जी आपके पास इन दो फोटॉन्स की एनर्जीज के सम के बराबर होगी। तो चूंकि एनर्जी कंजर्व होगी तो इनिशियल और फाइनल एनर्जी जो है वो आपके पास सेम होगी, यानी बिफोर पेयर इनहेलेशन जो एनर्जी होगी वो आपके पास आफ्टर पेयर इनहेलेशन जो एनर्जी होगी उनके सम के बराबर होगी।
अब एनर्जी और लीनियर मोमेंटम पेयर रिलेशन में हमेशा कंजर्व होगा। तो बिफोर पेयर इनहेलेशन जो टोटल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर की एनर्जी के बराबर होगी, उनकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी के बराबर होगी, यानी उनके रस्ट मास एनर्जीज प्लस उनकी करंट एनर्जीज के सम के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर की रेस्ट मास एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये इन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर की करंट एनर्जीज का सम है। अब ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की, जो ये एनर्जी है उससे दो गामा रेज फोटॉन्स बनेंगे। तो एक गामा रेज फोटॉन्स की एनर्जी जो है वो इस एनर्जी के हाफ के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इस एनर्जी से दो गामा रेज फोटॉन जो है वो बन रहे हैं, तो इसका कि एक गामा रे फोटॉन की जो एनर्जी होगी उसके हाफ के बराबर होगी। तो इसका हाफ इसको 2 से डिवाइड कर दें, हाफ क्या बनेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्लस इसको भी 2 से डिवाइड कर दें तो k/2। तो ये एक फोटॉन के पास ये एनर्जी होगी और दूसरे फोटॉन के पास भी ये एनर्जी होगी, क्योंकि पेयर रिलेशन में दो फोटॉन्स पैदा होते हैं, तो हर फोटॉन के पास ये एनर्जी होगी। अब पेयर प्रोडक्शन में या पेयर इनिलेशन में एनर्जी और लीनियर मोमेंटम ऑटोमेटिकली कंजर्व होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये कंजर्व ना होते तो ये प्रोसेस ही ना होता। तो चूंकि ये प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पेयर रिलेशन में एनर्जी और लीनियर मोमेंटम जो है वो ऑटोमेटिकली कंजर्व है। और इसमें पेयर रिलेशन में हमें पेयर प्रोडक्शन की तरह किसी न्यूक्लियस की भी जरूरत नहीं होती, या किसी और पार्टिकल की भी हमें जरूरत नहीं होती। अब पेयर इनिलेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के पेयर का इनिलेशन नहीं होता, ये किसी भी एंटी पार्टिकल का और पार्टिकल का इनिलेशन हो सकता है। यानी कोई मैटर एंटी मैटर के साथ मिलेगा तो वो इनिलेट होगा, यानी वो खत्म होगा, और उससे आपके पास वो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यानी उससे आपके पास गामा फोटॉन्स बनेंगे। तो फॉर एग्जांपल पेयर इनिलेशन कोई भी पेयर हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर भी हो सकता है, और ये प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन का पेयर भी हो सकता है। यानी एंटी प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन का पेयर भी जब मिलेगा तो इनके मासेस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी वो पेयर इनिलेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उससे आपके पास दो गामा रेज प्रोटॉन्स बन जाएंगे। इसी तरह न्यूट्रॉन या एंटी न्यूट्रॉन का पेयर भी इनिलेट हो सकता है, यानी न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन जब मिलेंगे तो वो उससे भी दो फोटॉन जो है वो बन जाएंगे। तो इस तरह कोई भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, उसके एंटी पार्टिकल का पेयर वो इनिलेट हो सकता है, वो खत्म हो सकता है, यानी वो एनर्जी यानी फोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है। अब पेयर इनिलेशन में हमारे पास मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम होगा, यानी बिफोर इनिलेशन जो मोमेंटम होगा वो इस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मोमेंटम के सम के बराबर होगा, और आफ्टर पेयर इनिलेशन जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो इन दो फोटॉन्स के मोमेंटम के सम के बराबर होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका मोमेंटम जो है वो अपोजिट होंगे। अगर इसका पी मोमेंटम है तो इसका माइनस पी मोमेंटम होगा, तो टोटल मोमेंटम जो है आपके पास इन बिफोर इनहेलेशन वो जीरो होगा। और जब ये दो फोटॉन्स पैदा हो जाएंगे तो इनका मोमेंटम भी हमारे पास जीरो होना चाहिए, तो तभी हमारे पास मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। अगर इस फोटॉन का मोमेंटम पी है तो इसका माइनस पी होना चाहिए, ताकि हमारे पास फाइनल मोमेंटम भी जीरो आ जाए। तो इनिशियल मोमेंटम यानी बिफोर इनहेलेशन जो मोमेंटम है पेयर का, टोटल मोमेंटम वो जीरो है। तो आफ्टर इनहेलेशन जो इन दो फोटॉन्स मोमेंटम होगा उनका सम भी जीरो आना चाहिए, तो तभी हमारे पास मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। अब ये पेयर इनहेलेशन में हमारे पास एक फोटॉन जो है वो पैदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। क्योंकि अगर देखो बिफोर पेयर इनहेलेशन हमारे पास मोमेंटम जो है वो जीरो है, क्योंकि इसका पी है, इसका माइनस पी है, तो बिफोर पेयर इनहेलेशन हमारे पास मोमेंटम जीरो है। आफ्टर पेयर इनहेलेशन अगर हमारे पास एक फोटॉन पैदा होता है तो इसका मोमेंटम जो है आफ्टर पेयर इनहेलेशन हमारे पास मोमेंटम जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम हमारे पास कंजर्व नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि पेयर इनहेलेशन में हमेशा दो मोमेंटम, दो फोटॉन्स बनेंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ताकि इनका मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो, ताकि मोमेंटम हमारे पास कंजर्व हो इस पेयर इनहेलेशन में। अच्छा, अब इस पेयर इनहेलेशन से हम एंटी वर्ल्ड को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरह? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर इनहेलेट होता है तो उनके मासेस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, और उससे हमारे पास कोई फोटान बनेगा। उस फोटान की वेवलेंथ होगी। तो चलो उस फोटान की एनर्जी हम फाइंड करते हैं। एनर्जी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, या लैम्डा इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई ई से हम इसकी
वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी एनर्जी फाइंड करते हैं। एनर्जी तो हमारे पास क्या होगी, ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर इन रिलेशन से जो हमारे पास एक फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास एनर्जी के बराबर होगी। इसका मतलब कि एक फोटॉन जो पैदा होगा उसकी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास एनर्जी यानी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब ये इस फोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर इन रिलेशन में हमारे पास एक फोटॉन की ये एनर्जी होती है, तो यहाँ पे एनर्जी में पुट करें इस फोटॉन की तो उस फोटॉन की वेवलेंथ आ जाएगी। तो वेवलेंथ हमारे पास आती है ये एच सी हमारे पास 1240 है, तो उसकी वैल्यू में पुट करें तो हमारे पास वेवलेंथ आती है ये इस इलेक्ट्रॉन और पेयर इनहेलेशन में जो हमारे पास लैम्डा इनहेलेशन आता है तो वो आपके पास आता है 0.0243 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास लैम्डा इनहेलेशन है, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो इनहेलेट होते हैं तो उससे जो फोटॉन्स पैदा होता है उसकी वेवलेंथ जो है वो ये होती है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होता है उसकी वेवलेंथ जो है वो ये होती है। अब अगर हमारे पास अपर स्पेस से यानी खला से जो रेडिएशंस आती है और इसमें इस वेवलेंथ की गामा रेज है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अपर स्पेस में कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ इनिलेट कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि अपर स्पेस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन मौजूद है। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो अपर स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। अब अर्थ के ऊपर तो हमारे पास एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं होता, थोड़े से जो रेडियोएक्टिविटी में से निकलते हैं पॉजिट्रॉन, इसके अलावा हमारे पास अर्थ के ऊपर जो है वो पॉजिट्रॉन नहीं होती है, कॉस्मिक रेज से थोड़े से आते हैं लेकिन वो बहुत निग्लिजिबल है। इस तरह प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन का जो इनिलेशन होगा तो उससे जो फोटॉन इमिट होगा गामा रे फोटॉन, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, चलो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो फोटॉन इमिट होगा उसकी एनर्जी होगी एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, या लैम्डा हमारे पास होगी एच सी डिवाइडेड बाई ई। तो ये अगर हमारे पास जो प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन रिलेशन से जो हमारे पास फोटॉन इमिट होता है अगर उसकी एनर्जी हम फाइंड कर लें तो उसकी हम वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। अब ई प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन रिलेशन से जो हमारे पास फोटॉन बनेगा वो एक प्रोटॉन की जो एनर्जी है वो एक प्रोटॉन की जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, एक फोटॉन में कन्वर्ट होगी, और एंटी प्रोटॉन की जो एनर्जी है वो दूसरे फोटॉन में कन्वर्ट होगी। तो इसका एक फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो एक प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी के बराबर होगी। तो रेस्ट मास एनर्जी जो है वो प्रोटॉन की क्या है, एम पी सी स्क्वायर। तो मास ऑफ प्रोटॉन पुट करें और स्पीड ऑफ लाइट सी पुट करें तो ये आपके पास जो प्रोटॉन की जो एनर्जी आ जाएगी वो एनर्जी जो है वो फोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो फोटॉन जो इमिट होगा पेयर इनहेलेशन में तो उसकी एनर्जी जो है वो एम सी स्क्वायर के बराबर होगी, एम पी सी स्क्वायर के बराबर होगी। तो इसकी वैल्यूज पुट करें तो फोटॉन की ये एनर्जी होगी, क्योंकि प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी ये है तो फोटॉन भी जो इमिट होगा वो भी इस एनर्जी का होगा। एच सी हमारे पास 1240 है तो ये वैल्यूज पुट करें तो लैम्डा इनहेलेशन हमारे पास आ जाएगा 1.3 क्रॉस 10⁻35 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन जो पेयर इनहेलेट होता है तो उससे जो फोटॉन्स इमिट होते हैं दो फोटॉन जो इमिट होते हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो -1.3 क्रॉस 10⁻35 मीटर होता है, और वो फोटॉन की एनर्जी एक फोटॉन की एनर्जी 937 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन पेयर इनहेलेशन से जो फोटॉन इमिट होता है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। वेवलेंथ कम का मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इनहेलेशन से जो हमारे पास फोटॉन इमिट होता है उसकी वेवलेंथ पिकोमीटर में होती है, यानी 10⁻12 मीटर होती है और इसकी 10⁻35 है। तो इसका मतलब ये है प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन पेयर इनहेलेशन में जो फोटॉन इमिट होता है उसकी वेवलेंथ बहुत कम है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर इनहेलेशन के फोटॉन की निस्बत। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वेवलेंथ कम है तो इस फोटॉन में एनर्जी भी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन इनहेलेशन में, क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मास है तो इससे भी ज़्यादा एनर्जी का प्रोटॉन जो है वो बनेगा। ठीक है, अब अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इस स्पीड 0.8 सी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड है, रिलेटिविस्टिक स्पीड है, तो इस स्पीड के साथ अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं
और इस स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, तो उससे जो फोटान इमिट होगा उसकी एनर्जी क्या होगी और उसकी वेवलेंथ क्या होगी, चलो वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी हमारे पास कंजर्व होगी इस प्रोसेस में। तो इसका मतलब ये है कि इन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिस्टिक एनर्जी होगी, वो फोटान में कन्वर्ट होगी और इससे दो फोटान्स बनेंगे। तो इसका मतलब कि एक फोटान की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिस्टिक एनर्जी के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक फोटान की जो एनर्जी होगी वो एक इलेक्ट्रॉन की रेडियोस्टिक एनर्जी के बराबर होगी। यानी इसमें हम रेडियोस्टिक टर्म यूज करेंगे गामा एम सी स्क्वायर। तो इसमें जो हमारे पास गामा है वो हमें पता है कि वो किस चीज़ की इक्वल है, वो हमें 1/1 माइनस ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो v आपके पास है 0.8 c डिवाइडेड बाई c, तो c कैंसिल हो जाएंगे तो 0.8, और इसको सॉल्व करें तो ये 1.678 आता है गामा। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू पुट करें और एम सी स्क्वायर जो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है वो हमें पता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गामा से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास जो फोटॉन पैदा होगा उसकी एनर्जी होगी 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अगर 0.8 सी के साथ एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं तो ये जब इनिलेट होंगे और इससे फोटॉन्स बनेंगे, दो फोटॉन, तो हर फोटॉन के पास एनर्जी होगी 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का पेयर भी इनिलेट होता है, प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन का पेयर भी इनिलेट हो सकता है। इस तरह न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन का पेयर भी इनिलेट हो सकता है और इससे आपके पास फोटॉन बन सकते हैं। यानी यहाँ पे आपके पास मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और पेयर रिएक्शन में हमारे पास एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो रही थी। अब ये जो अपर स्पेस में क्या एंटी पार्टिकल्स हैं, एंटी मैटर है, तो इसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? अगर एंटी मैटर है तो वो फिर मैटर के साथ, यानी एंटी पार्टिकल्स है तो वो फिर एंटी पार्टिकल्स पार्टिकल के साथ मिलेंगे और वो इनिलेट होंगे, उससे आपके पास गामा रेज फोटॉन्स बनेंगे। अगर हमारे पास अपर स्पेस से जो रेडिएशंस आती है तो उसमें अगर वो वेवलेंथ है जो इन पेयर इनिलेशन से जो वेवलेंथ जो है वो पैदा होते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि अपर स्पेस में हमारे पास एंटी पार्टिकल्स हैं, एंटी मैटर हैं। तो इस तरह हम मुख्तलिफ एंटी पार्टिकल्स को अपर स्पेस में ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर उन पेयर के इनिलेशन से जो हमारे पास गामा रेज बनती है, अगर उसको हम अर्थ के ऊपर डिटेक्ट करें, क्योंकि अपर स्पेस से हमारे पास रेडिएशंस आती है। अगर इस रेडिएशंस में वो वेवलेंथ है जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर के रिलेशन से जो फोटॉन्स बनते हैं, या प्रोटॉन या एंटी प्रोटॉन के पेयर के रिलेशन से जो हमारे पास गामा रेज बनती है, अगर आपके पास न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन के रिलेशन से जो हमारे पास गामा रेज फोटॉन्स बनते हैं या रेडिएशंस बनती है, अगर वो वेवलेंथ हमारे पास है, तो इसका मतलब ये है कि अपर स्पेस में कोई एंटी पार्टिकल के साथ इनिलेट होते हैं और इस तरह हम अपर स्पेस में जो यूनिवर्स में उसका हम एंटी पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटी मैटर्स को डिस्कस करेंगे, एंटी पार्टिकल को डिस्कस करेंगे कि एंटी पार्टिकल्स क्या है और क्या हमारे यूनिवर्स में एंटी मैटर है, या कोई हमारे पास जिस तरह हमारी दुनिया है मैटर से बनी हुई है, तो इस तरह यूनिवर्स में कोई ऐसी दुनिया है जो एंटी मैटर से बना हो और वहाँ पे इंसान या जानदार क्या एंटी मैटर से बने हुए हैं। अगर उनसे हम मिलेंगे तो जारी बात है वो धमाका होगा और हमारे मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एंटी मैटर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे।